खबर आप तक पहुंचाएं, जहां जनता मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की परेशानी सुन रहे हैं। सीएम आवास पर काफी तादाद में फरियादी पहुंच रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। तय कार्यक्रम था, वक्त तय था, 10 से 12 के बीच तमाम लोग आ सकते थे, जनता मिलन कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते थे, अपनी समस्याओं से वो रूबरू करा सकते थे। ये अवसर लोगों को दिया गया था और इसी के तहत तस्वीरें आ रही हैं। जानकारी ये मिल रही है कि सीएम के आवास के बाहर काफी संख्या में लोग पहुंचे, काफी तादाद में लोग पहुंचे, अपनी अपनी परेशानी वो सीएम को बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। जनता मिलन कार्यक्रम सीएम आवास पर एक तय कार्यक्रम था, जिसका वक्त था 10 से 12 और इस बीच तमाम लोगों को आते हुए देखा गया, जो अपनी परेशानी के साथ सीएम के पास आए। चलिए सीधा रुक करते हैं सहयोगी रवि कैंतुरा का। रवि, बताइए जरा, तस्वीरों से भी दिखाइए कि कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं। वक्त तो तय था, अब तो शायद खत्म भी होने वाला है, 12 बजे तक का ही वक्त था। सही हूं मैं? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार है उनके कार्यकाल के आज 60 दिन भी हो गए हैं और पहली बार ये जनता दरबार जो है पुष्कर सिंह धामी का है। बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग अंदर पहुंचे हैं, लेकिन जो बड़ी बात है क्योंकि वक्त अब पूरा होने वाला है, लेकिन बाहर की आप तस्वीर देखेंगे तो एक लंबी कतार है बाहर भी। जो मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां से जो कार्यालय में, इसके ठीक पीछे जनता दर्शन हॉल है जहाँ पर कई लोग पहुंचे हैं, लेकिन बाहर भी एक लंबी कतार है लोगों के और अभी इंतजार कर रहे हैं, जबकि समय अब पूरा होने वाला है। तो ऐसे में लोगों में कुछ नाराजगी भी है जो यहाँ पर पहुंचे हैं, और क्योंकि ये पहली बार आज जनता दरबार पुष्कर सिंह धामी का है तो बड़ी उम्मीदें भी हैं एक युवा मुख्यमंत्री से। इस तौर पर भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? हम रुड़की से आए थे। क्या समस्या लेकर आए? समस्या थी, मछली पालन को कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया गया है 2016 में, लेकिन आज भी मत्स्य पालकों को किसानों की भांति विद्युत बिल और अन्य जो किसानों वाली सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही। आप कब तक मिल पाएंगे, क्योंकि समय तो अब लगभग पूरा होने वाला है? खड़े हैं भाई साहब इंतजार में, जब तक टाइम आता है देखते हैं। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? लक्सर से। लक्सर से क्या समस्या लेकर आए? हमारी समस्या है कि हम सिंचाई विभाग में हमने काम किया था, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारा 4 साल से पेमेंट नहीं हुआ और हम जब से इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा पेमेंट रुका हुआ है, इसलिए हम अपनी समस्या लेकर आए हैं। तो स्नेहता, कई समस्या है लोगों की जिनको लोग लेकर लोग यहाँ पर रवि, पहुंचे हैं। जरा बताते चलिए कि क्या सीएम के साथ क्योंकि संबंधित अधिकारी मौजूद हैं? क्योंकि देखिए, सिंचाई विभाग का वाकया सामने आ गया, बाकी मत्स्य पालन को लेकर भी लोग सामने आए हैं। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए क्योंकि जो जनता दरबार लगाया गया है, तमाम अधिकारियों को ये कहा गया है कि वो आज यहाँ पर मौजूद रहें, ताकि जिस भी विभाग की जो समस्या है उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा सके। तमाम लोग अंदर पहुंचे हैं। फिलहाल जो शुरुआत थी उस वक्त जो है हमने सुबह की भी तस्वीरें दिखाई थी अंदर जनता दर्शन हॉल से, लेकिन अभी जो मीडिया है उसको अंदर नहीं जाने दिया गया है और मीडिया भी इस वक्त जो मीडिया का जमावड़ा है वो भी बाहर ही लगा हुआ है। तमाम लोग अभी भी इंतजार में है कि उनका नंबर आएगा और वो मुख्यमंत्री धामी से मिल सकेंगे। युवा मुख्यमंत्री से उनकी बहुत सारी कहीं ना कहीं उम्मीदें भी हैं और उसी उम्मीदों के चलते, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में जनता दरबार कार्यक्रम ये शुरू हुआ था, उसके बाद तीरथ सिंह के कार्यकाल में ये जनता दरबार नहीं लग पाया क्योंकि कोविड की एक समस्या थी। अब जो है सीएम धामी के जो कार्यकाल है उसका पहला जनता दरबार है। लंबी लंबी कतारें हैं और बिल्कुल रवि, ये लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है और इससे समझ में आ रहा है कि लोगों के काम कितने सारे अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, पेंडिंग है। और क्या सिर्फ मुख्यमंत्री को प्रैक्टिकल होगा इतने लोगों को सुन पाना एक स्ट्रेच में, या एक दिन में, या 2 दिन में? अच्छी बात है कि यहाँ पर तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद हैं, वो समझेंगे कि उनके विभाग में कितनी समस्याएं हैं और कितनी चीजें अटकी हुई हैं। आपका शुक्रिया रवि, तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। आइए बात कर लें टोक्यो पैरा ओलंपिक की, क्योंकि अच्छी खबरें लगातार यहीं से आ रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में खेलते हुए सुहास एलवाई ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं फ्रेडी सेतियावान, उनको दोनों सेटों में 21-9, 21-15 से मात दी है, जिसके चलते अब चांदी पक्का है। अब वो कल फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी फ्रांस के लुकास मजूफ के साथ खेलेंगे। आपको बताएं, पैरा ओलंपिक में खेलने वाले और मेडल जीतने वाले पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं सुहास एलवाई, और अब निगाहें टिकी होंगी कि वो जल्दी से देश के लिए सोना ले आएं। तो देखिए, फाइनल में सुहास एलवाई के प्रवेश के साथ ही सीएम योगी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। क्या लिखा है ये भी देखिए। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर टोक्यो #पैरा ओलंपिक में डीएम गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई ने पुरुष बैडमिंटन स्पर्धा में आज अपने शानदार प्रदर्शन से फाइनल मैच में अपनी जगह सुनिश्चित की है।
कल होने वाले फाइनल मैच में आपकी विजय के लिए हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं। तो ऑल द बेस्ट ये विशेष हैं जो पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी हैं, ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बताएं कि बैडमिंटन के पुरुष एकल SH6 में कृष्णा नागर ने ग्रेट ब्रिटेन के क्रिस्टिन कॉम्स को हराया है। वो अब स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे, यानी पैरा ओलंपिक में एक और मेडल पक्का होता नजर आ रहा है। कृष्णा नागर ने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है और वो बैडमिंटन के SH6 कैटेगरी में खेलेंगे। ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराकर उन्होंने अपनी ये जगह बनाई है। तो कुल मिलाकर भारत को 15 मेडल मिल चुके हैं, 3 और मेडल पक्का हो चुका है। तो ये पैरा ओलंपिक का जो साल है ये अब तक का सबसे अच्छा साल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा और इस पर भी अभी ये सिलसिला जारी है, मेडल मिलने का क्रम जारी है। और 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करके सिल्वर मेडल जीतने वाले सिंगराज अधाना को भी सीएम योगी ने ट्वीट करके बधाई दी है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, टोक्यो #पैरा ओलंपिक में सिंगराज अधाना ने शूटिंग स्पर्धा में 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में शानदार प्रदर्शन के द्वारा रजत पदक अर्जित करके वैश्विक पटल पर देश को पुनः गौरवान्वित किया है। भारतवर्ष को आप पर गर्व है। आपके स्वर्णिम भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद। तो देखिए आज ट्वीट की बौछार हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से मेडल की बौछार हुई है, अगली बधाई मिलती है मनीष नरवाल को। शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सीएम ने ट्वीट करके बधाई दी है। लिखते हैं, अद्भुत विजय। टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग स्पर्धा में मनीष नरवाल ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर मां भारती को गौरवान्वित किया है। ये विजय आपकी मेहनत, लगन और ध्येय निष्ठा का ही परिणाम है। प्रदेशवासियों की ओर से ढेरों बधाई, अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद। पैरा ओलंपिक से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिरोजाबाद की। बड़ी खबर यह मिल रही है कि वायरल बुखार के मामले में अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का यह सिलसिला थम नहीं रहा है। 100 बेड वाले हॉस्पिटल में 400 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग आलोक कुमार ने 100 बेड हॉस्पिटल में जो बच्चे भर्ती हैं उनसे मुलाकात की है। लेकिन अंदाजा लगाइए आप, 400 बच्चे एडमिट हैं। हॉस्पिटल में 100 बेड हैं, कैपेसिटी 100 होनी चाहिए, लेकिन यहां 400 बच्चे हैं और इनसे खुद मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, डेंगू के हालातों को लेकर एक अहम फैसला किया गया है। कोविड मरीजों के लिए रिजर्व बेड जो हैं वो डेंगू के मरीजों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिजर्व बेड पर डेंगू और वायरल के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। टीम 9 की जो रेगुलर बैठक हुई, इसमें अब सीएम योगी के आदेश पर जगह जगह मरीज की सेहत पर नजर रखनी होगी। सीएम योगी ने यह स्पष्ट कर दिया है, कोविड के लिए जो एक्स्ट्रा बेड बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल अब डेंगू और वायरल के पेशेंट के लिए भी किया जाएगा। टीम 9 ने एक मीटिंग की और ये फैसला निकल के सामने आया। जो रिजर्व बेड थे, ये नियम था कि कोविड के मरीजों के लिए हर अस्पताल में हर जगह पर रिजर्व बेड रखे जाएंगे, लेकिन अब उन बेडों का इस्तेमाल डेंगू और वायरल के पेशेंट के लिए किया जाएगा। तो प्रदेश में डेंगू वायरल के प्रकोप को लेकर सरकार एक्शन में है। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने बताया कि मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं, सभी तैयारियां की जा रही हैं। वो पूरी तरीके से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। वायरल बुखार हो रहा है। कानपुर में 1200 केसेस नहीं आए, ये मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी प्रमाणिक है। मैं भी आज भी कानपुर का अखबार पढ़ रहा था, ऐसी कोई इतनी बड़ी संख्या में केसेस नहीं आए। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ भी केस आते हैं तो वो भी चिंता की बात है। उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, वहाँ पर बेड अवेलेबिलिटी की बात हुई है। अगले 2 दिन के अंदर ही, अगले 2-3 दिन में 200 बेड अवेलेबल हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो जाएंगे। तो वो उनकी दवा के नाते से और साफ़ सफाई के नाते से, एंटी लार्वा छिड़कने के नाते से पूरी तरीके से प्रशासन चुस्त दुरुस्त अपने तत्परता के साथ काम कर रहा है। उसके रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं तत्परता के साथ उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ के 11 इलाकों में डेंगू का कहर देखा जा रहा है।
अब डीएम अभिषेक प्रकाश ने माइक्रो लेवल टीमें बनाई हैं। दिन में 2 बार एंटी लार्वा का छिड़काव करने के निर्देश हैं। तो राजधानी के 11 इलाकों में डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है और इसे देखते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग के निर्देश दे दिए हैं। टीमें बना दी हैं जो दिन में 2 बार एंटी लार्वा छिड़काव करेंगी। ये आदेश जारी किया जा चुका है ताकि राजधानी को डेंगू के कहर से बचाया जा सके, डेंगू के मरीजों को आगे और बढ़ने से रोका जा सके। फतेहपुर से बड़ी खबर मिल रही है। वायरल बुखार से एक बच्ची ने दम तोड़ा है। एक बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। कई और मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। कई गांव में वायरल बुखार का कहर देखा जा रहा है। सीएमओ की माने तो जिले में अब तक 3 डेंगू के मरीज मिले हैं। हथगांव के पैगंबरपुर रकौहा का मामला बताया जा रहा है। एक बच्ची की जान गई है वायरल की वजह से। कानपुर में भी वायरल बुखार और डेंगू का कहर है। डेंगू से 4 और वायरल बुखार से 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। डेंगू के 3 मरीज हैलट अस्पताल में भर्ती हैं। मलेरिया के 1100 और डेंगू के 200 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं और अब तक डेंगू के मरीजों में से 9 की मौत हुई है। वायरल बुखार से 2 की मौत हुई है। तो ये हैं कानपुर के आंकड़े। आइए गाजियाबाद की बात कीजिए तो यहां पर भी वायरल फीवर से 1000 मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। बदलता मौसम और इसके साथ वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। सरकारी हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, रोजाना 1 हर 1000 जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है। गाजियाबाद की ये स्थिति है। बदलते मौसम के बीच वायरल फीवर का असर है ये। तो वहीं कासगंज में भी वायरल बुखार से 5 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में एक युवक, एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। इनमें 4 मौतें पटियाली इलाके में हुई हैं और 1 भरगैन में हुई। स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में डॉक्टर्स की टीम भेजकर जांच शुरू कराई है। बुखार का सर्वे और जांच भी किया जा रहा है। कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग दवाओं का छिड़काव भी कर रहा है। मैं अभी जो संज्ञान में आ रहा है इसमें 5 मौतें हुई हैं हमारे जनपद में और ये सारी मौतें पटियाला क्षेत्र में हुई हैं और इसके लिए मैं टीम भेज रहा हूँ। लगातार सर्वे चल रहा है, जांचें हो रही है, उसमें पता चलेगा कि क्या उसमें बीमारी है जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। तो वहीं मथुरा में भी वायरल बुखार का असर देखा जा रहा है। बलदेव ब्लॉक में भी वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं। आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कोह गांव का दौरा करेंगे। कोह गांव से पानी के सैंपल के जांच किए जाएं, ये आदेश पहले से ही है। कोह गांव में अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। तो यहां ऊर्जा मंत्री पहुंचेंगे, उनके दौरे की भी खबर आ रही है। 11 लोगों की जान जा चुकी है। अब आदेश ये है कि यहां से पानी का सैंपल लिया जाए और तमाम चीजों को जांचा जाए। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करें तो आगरा में शिरोज हैंग आउट कैफे के जरिए अपनी जिंदगी गुजार रही एसिड अटैक सर्वाइवर ने इन दिनों अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू करी है। किडनी में दिक्कत होने की वजह से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज चल रहा है लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण उनकी मदद के लिए आगे आई हैं। एसिड अटैक पीड़िता को इलाज के लिए 15 लाख की आर्थिक मदद दी है। आपको बताएं, फिल्म छपाक में दीपिका पादुकोण के साथ एसिड अटैक पीड़िता ने काम किया था। तभी से दीपिका पादुकोण का एसिड अटैक पीड़ितों से भावनात्मक लगाव है, इमोशनल कनेक्ट है। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि बाला को मदद मिली है, बहुत अच्छा है कि दीपिका जी आगे आई और उन्होंने मदद की। तो हम चाहते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, बट उन्होंने मदद करके बहुत अच्छा किया। हमको थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब जैसे बाला का ट्रीटमेंट चल रहा है तो बाला के लिए हमने 16 लाख रुपए की हम लोगों को फंडिंग करनी थी, बट वो हम लोगों की पूरी हो चुकी है। बट अब ज़रूरत है उसकी डोनेट की। क्या लगता था मुझे आज मतलब मुझे पता पड़ा कि बाला की दोनों किडनी ख़राब थी, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे नहीं, मतलब एक बहुत अच्छी खेलती हुई लड़की थी वो, मतलब हम सबको हंसाती थी। तो मैं यही चाहती हूँ आज मतलब बाला बहुत ठीक है थोड़ी सी, और दीपिका पादु ने हमारी जो बाला के लिए हेल्प करी है 15 लाख रुपए के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारा कैफ़े नहीं खुल रहा था। मतलब जो लड़की हमेशा हंसती रहती थी, हम लोग उसके साथ में हमेशा मस्ती के साथ में रहते थे,
कैफ़े में एक साथ काम करते थे हम लोग। और मतलब उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जब मैं उससे मिलने गई, जब वो एक जगह बेड पे मतलब लेटी हुई थी, तो मुझे उसको देख के मतलब रोना आ गया था और वो मुझे देख के रो रही थी। और आजकल कहते हैं दुनिया में बहुत से लोग सपोर्ट, हमारे कैफ़े में मतलब बालाजी है हमारी, उनको सपोर्ट किया दीपिका जी ने 15 लाख रुपए। और मतलब उनकी जो किडनी फेल हो गई थी, और थोड़ा भगवान से दुआ करें। यूपी में नॉन स्टॉप सियासी सम्मेलनों की, जहां बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के चौथे चरण का आज आखिरी दिन है। कानपुर और फतेहपुर में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। बात समाजवादी पार्टी की करें तो आज समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पश्चिमी यूपी पहुंचेगी। यात्रा आज मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ पहुंचेगी। तो वहीं सपा की जनादेश यात्रा आज बहराइच और श्रावस्ती में होगी। बीजेपी आज मथुरा व्रज क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन करेगी। बात कांग्रेस की अगर आप करते हैं तो प्रयागराज, जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर होगा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। तो जैसे जैसे प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी दल अलग अलग जातियों को अपने पाले में लाने में जुटी हुई हैं। पहले विपक्षी पार्टियों ने प्रबुद्ध वर्ग को साथ लाने के लिए सम्मेलन और संगोष्ठी का सहारा लिया। अब बारी बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी विपक्षी दलों के मुकाबले प्रबुद्ध सम्मेलन को बड़े स्तर पर करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री शामिल होंगे। इसकी शुरुआत 5 सितंबर से होगी। उस दिन प्रदेश के 17 शहरों में प्रबुद्ध सम्मेलन एक साथ होना है। यूपी बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उसके मुताबिक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में ये प्रबुद्ध सम्मेलन 20 सितंबर तक कर लिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल प्रबुद्ध वर्ग पर कहीं ना कहीं डोरे डालने में जुटे हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी शुरू की, फिर समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन शुरू किया और अब भारतीय जनता पार्टी भी 5 सितंबर से प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। 5 सितंबर को प्रदेश के 16 महानगरों में एक साथ ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह शामिल होंगे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। तमाम जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं वो भी इन प्रबुद्ध सम्मेलनों में शामिल होंगे। पार्टी की योजना है कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाए। पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में किसी एक खास जाति या समुदाय को नहीं बुला रही, बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, ऐसे लोगों का ये सम्मेलन होगा। जबकि दूसरे दल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए एक खास जाति पर उनकी निगाह है। हालांकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी अब बीजेपी पर इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जाति की राजनीति ज़्यादा हावी हो जाती है और इसीलिए बीजेपी की भी कोशिश है कि कहीं 2014, 2017, 2019 में उसे आशीर्वाद देने वाला प्रबुद्ध वर्ग उससे नाराज ना हो जाए और उन्हें साथ लेकर चलने के लिए ही अब इतने बड़े स्तर पर ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं। कैमरा से प्रमोद के साथ अनवर शुक्ल, एपी गंगा, लखनऊ।